हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन ईडी क्लासेस। तो ये हमारा थर्ड पार्ट है एंशिएंट इंडिया का, जिसको कि हम लूसेंट जीके से कवर कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 2 पार्ट डाल रखा है जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने लूसेंट से बहुत सारे चैप्टर को, बहुत सारे सब्जेक्ट को कवर कर रखा है। लाइक आपको इसमें आपको स्पोर्ट्स मिल जाएगा, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, वर्ल्ड एंड इंडियन जोग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये सारे मैंने डाल रखा है जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और ये जो लूसेंट है वो 2020 बिल्कुल अपडेटेड बुक है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले सारे एग्जामिनेशन के लिए। तो इस वीडियो में हम आगे के चैप्टर को कवर करेंगे। बात करते हैं मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहदर्थ था। मगध की राजधानी गिरिब्रज राजगृह थी। जरासंध बृहदर्थ का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 544 ईसा पूर्व में बैठा था और बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार पहला ऐसा भारतीय राजा था जिसने की प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। किसने? बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हरा करके अंग राज्य को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण करके उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा और जब अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उस टाइम भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा के लिए भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से और मध्य देश जो कि अब का पंजाब है वहां की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। बिंबिसार की हत्या उन्हीं के पुत्र ने की थी और 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठ गया था। तो जिस प्रकार से जैसा कर्म वैसा फल, तो जिस प्रकार से अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके शासन स्थापित किया, उसी प्रकार से इनकी हत्या भी इन्हीं के पुत्र कर देंगे और शासन का स्थापित करेंगे। तो परंपरा जैसा ये करेंगे वैसा इनके साथ आगे भी होगा। तो अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था और अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु ने करीब 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के सुयोग मंत्री का नाम वर्षकार था और इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त किया। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या करके यानी अजातशत्रु की हत्या उनके पुत्र उदयन ने कर दिया और मगध की गद्दी पर बैठ गया। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की और वो भी जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था और नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। इसके बाद शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटली से हटा करके वैशाली कर दिया। पाटली से हटा करके वैशाली किसने किया? अपना राजधानी शिशुनाग ने किया था। और इसके बाद फिर से शिशुनाग के जो उत्तराधिकारी होंगे यानी कालाशोक ने राजधानी को फिर से पाटलिपुत्र में ले लिया, जो कि उनके पिता शिशुनाग वैशाली कर दिए थे। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था और घनानंद सिकंदर का समकालीन था। इसके बाद घनानंद से चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य जो है वो संधि करने के लिए आए थे, लेकिन ये माने नहीं। तो इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध कर दिया और युद्ध में घनानंद को पराजित कर दिया और उसके बाद मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सारे थे। तो इसके बाद आगे इसके बाद नंद वंश का समाप्ति हो जाती है और नए वंश मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है। तो आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे वो हम कुछ सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी लाइन है वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। यही नए वाले लूसेंट में खासियत है कि जितने भी दिए हुए हैं सारे कीवर्ड सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो सिकंदर का जो जन्म हुआ था वो 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसके बाद इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु था। अरस्तु का शिष्य था सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा था, जिसे कि हाई डे स्पीच के युद्ध या फिर झेलम वितस्ता का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के पश्चिम तट पर पहुंच करके उसे पार करने से इनकार कर दिया था। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। कहाँ पे? बेबीलोन में।
सिकंदर का जल सेनापति का नाम निर्याकस था। जल सेनापति का नाम निर्याकस था। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बाउकेफला था और इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बाउकेफला नामक नगर बसाया था। तो इतने जो थे वो सिकंदर के लिए इम्पोर्टेंट थे सिकंदर के बारे में। आगे हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। किसने कहा है? जस्टिन ने कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल, इसका वृषल मतलब निम्न कुल में उत्पन्न, तो विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया है। घनानंद को हराने में चाणक्य, जिसको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो कि बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बन गया। इसके द्वारा लिखित पुस्तक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखी है? चाणक्य ने लिखी है, जिसका संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने कब हराया था? 305 ईसा पूर्व में हटाया था। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी थी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांतों, कौन कौन से प्रांत? काबुल, कंधार, हेरात और मकरान पर 4 जो युद्ध स्थल थे, 4 जो प्रांत थे, सॉरी युद्ध स्थल नहीं, 4 प्रांत जो था वो संधि के शर्तों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। कौन कौन से? काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज जो था ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक है इंडिका। ये कई बार पूछा जा चुका है वनडे एग्जामिनेशन में। मेगास्थनीज द्वारा लिखी पुस्तक है इंडिका। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के नाम सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने के पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी के अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर के चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है, जो कि सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियार बंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में है कि पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें कि 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है, जिसे कि पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। ये चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। किसने किया है? एपियानस ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। ये किसने कहा है? प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 यानी 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा हो गया था। इसके बाद आते हैं बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो कि 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसे अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीविक संप्रदाय का अनुयायी कौन था? बिंदुसार था। एक इंपॉर्टेंट नोट है, आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखलिपुत्र गोसाल ने किया था। किसने किया था? मखलिपुत्र गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या फिर वारिसार कहा है।
स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा था। डाइमेकस, इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार ने के शासनकाल में तक्षशिला, जो कि सिंधु और झेलम नदी के बीच में है, तक्षशिला में हुए 2 विद्रोह का वर्णन है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है और इसी विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम और फिर बाद में अशोक को भेजा था। एथनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। किससे? एंटियोकस प्रथम से। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्रिपरिषद थी जिसके प्रधान खल्लाटक था। प्रधान कौन था? खल्लाटक। इसके बाद आते हैं, बिंदुसार के बाद जो उत्तराधिकारी होते हैं वो होते हैं अशोक। तो अशोक के बारे में हम पढ़ेंगे और अशोक का जो कार्यकाल था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अशोक से बनते हैं। तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो कि 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। दिव्यावदान के अनुसार सुभद्रांगनी था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की, गुजरा, नेत्तूर और उडेगोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। कर्नाटक के गुलबर्गा जिला के कनगनहल्ली से प्राप्त उभारदार मूर्ति शिल्प, जो कि रिलीफ स्कल्पचर है, शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रान्यो अशोक यानी राजा अशोक उल्लिखित है। ब्राहु अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। ब्राहु अभिलेख में पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष के बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। ये उल्लेख 13वें शिलालेख में है कि उसने कलिंग पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार जमाया। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस यानी टॉलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। बौद्ध धर्म की दीक्षा अशोक को किसने दी थी? उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने। एक नोट है, अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कलहड़ के राजतरगिणी से पता चलता है कि वो शैव धर्म का उपासक था। निग्रोध के प्रवचन सुनकर के उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अहरौरा लेख में ये घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की और 12वें वर्ष निगाली सागर की, एक 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया था। तो वो 4 गुफा हैं कर्ज, चौपाल, सुदामा और विश्व झोपड़ी। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान किया था। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है और महामंत्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनकी लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक और अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख शाहवाजगढ़ी से और मनसेहरा यानी पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। एक नोट है, खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो वो 3 भाग कौन से हैं? शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पादरेटी
फिनथैलर ने किया था। इनकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिसेप को हुई थी। तो अशोक के प्रमुख शिलालेख और उनमें वर्णित विषय को हम देखेंगे इस चार्ट के जरिए जो दिया हुआ है। पहला शिलालेख में विषय है इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरे शिलालेख में मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख दूसरे शिलालेख में है अशोक के तीसरे शिलालेख में इसमें राजकीय अधिकारियों को ये आदेश दिया गया है कि वो हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। चौथे शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की गई है। 5वें शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। 6वें शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है अशोक के 6वें शिलालेख में। 7वें और 8वें शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। 9वें शिलालेख में सच्ची बेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वें शिलालेख में अशोक ने आदेश दिया है कि राजा और उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति और सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात की गई है। 13वें शिलालेख में इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन और अशोक के उदय परिवर्तन की बात कही गई है और इसी में 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख है जहां उसने धम्म प्रचारक भेजे। और अशोक के 14वें शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। तो ये 14वें शिलालेख में अशोक के बारे में जानकारी मिलती है 14 शिलालेखों से। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है जो कि केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है और ये 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। तो वो 6 स्तंभ लेख कौन कौन से हैं? पहला प्रयाग स्तंभ लेख, ये पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। दूसरा स्तंभ लेख दिल्ली टोपरा, ये स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया था। दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित ये स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। अगला स्तंभ लेख रामपुरवा, ये स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित था और इसकी खोज 1872 में कार्लायल ने किया था। अगला स्तंभ लेख लौरिया अरेराज, ये चंपारण बिहार में है। 6वां स्तंभ लेख लौरिया नंदगढ़, ये भी चंपारण बिहार में। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। लौरिया नंदनगढ़ में जो है मोर का चित्र बना हुआ है जो कि चंपारण बिहार में है। लौरिया अरेराज भी और लौरिया नंदगढ़ भी। तो ये 6 स्तंभ लेख थे। और इसके बाद एक चार्ट है यहाँ पे जिसमें कि मौर्य प्रांत और उसकी राजधानी दी हुई है। उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला है। अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी है। कलिंग की राजधानी तोसली है। दक्षिणापद की राजधानी सुलवागिरी है और प्राशी जो कि पूर्वीय प्रांत है इसकी राजधानी पाटलिपुत्र में थी। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। 7वां अभिलेख सबसे लंबा है और अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रम्मीदेई है। इसी में लुम्बिनी में धम्म की यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर को घटा करके 1/8वां भाग कर दिया गया और लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर यानी बलि माफ कर दिया गया। एक नोट है, महास्थान यानी बांग्लादेश से प्राप्त सोहगौरा का ताम्रपत्र अभिलेख में मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण प्राप्त होता है। प्रथम पृथक शिलालेख में ये घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का शारेकुना यानी कंदहार, तो शारेकुना अभिलेख ग्रीक और आर्मेयिक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था जिसे उपदा परीक्षण कहा जाता था।
सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसमें कि सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है जिसे कि महामात्र भी कहा जाता है। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया है। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या फिर आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था जो कि विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था जो कि दास ग्रामों का शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो कि 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। इससे पहले एक यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है उसको भी देख लेते हैं जिसमें अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ है। मंत्री प्रधानमंत्री, पुरोहित को धर्म और दान विभाग का प्रधान था। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान था। युवराज राजपुत्र, द्वारिक राजकीय द्वार रक्षक, अंतर्वैदिक अंतरपुर का अध्यक्ष, संवारता आय का संग्रह करता होता था। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष, प्रशासता कारागार का अध्यक्ष, प्रदेष्टि कमिश्नर, पौर नगर का कोतवाल, व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश, नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष, कर्मांतिक उद्योग और कारखानों का अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद में अध्यक्ष, दंडपाल में सेना का सामान एकत्र करने वाला, दुर्गपाल दुर्ग रक्षक और अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। तो ये अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ है। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया। ये बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन ये सही है कि चंद्रगुप्त के पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना कहा। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। प्रशासनिक समिति और उसके कार्य हैं। तो प्रथम समिति के कार्य हैं उद्योग और शिल्प कार्य का निरीक्षण। द्वितीय समिति का कार्य है विदेशियों का देखरेख। तृतीय समिति के कार्य थे जन्म मरण का विवरण रखना। चतुर्थ समिति का कार्य था व्यापार और वाणिज्य की देखभाल। पंचम समिति का कार्य था निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण। और षष्ठ समिति का कार्य था बिक्री कर वसूलना। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। मौर्य सेना का रख रखाव मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्य और 6 समितियां करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुण पुरुष कहा गया है और एक ही स्थान पर रह करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मात्रिक कहा जाता था। मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग किया जाता था। मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग किया जाता था।
एक ये चार्ट है जिसमें सैन्य समिति और उनके कार्य हैं। तो प्रथम सैन्य समिति का कार्य है जल सेना की व्यवस्था, द्वितीय सैन्य समिति का कार्य है यातायात और रसद की व्यवस्था, तृतीय सैन्य समिति का कार्य पैदल सैनिकों की देखरेख करना था और चतुर्थ सैन्य समिति का कार्य अश्वारोहियों की सेना की देखरेख करना था, पंचम सैन्य समिति का कार्य गज सेना की देखरेख करना था और षष्ठ सैन्य समिति का कार्य रथ सेना की देखरेख था। मौर्य काल में द्रोण को अनाज के माप के लिए प्रयोग किया जाता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। तो वो 7 वर्ग कौन से हैं? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को दार्शनिक, किसान, अहिर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभापद, तो इन 7 वर्गों में मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को स्थापित किया। स्वतंत्र वैश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। नंदवंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा पर्वतक से सहायता प्राप्त की थी। नंदवंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा पर्वतक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा था। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए थे, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया 185 ईसा पूर्व में और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। एक नोट है, अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में था। अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में था। तो आते हैं अब हम नेक्स्ट चैप्टर में। अब हम ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। शुंग एवं कन्नव राजवंश। पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग, जिसने कि मगध में शुंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की थी। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। इसके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए। भरहूत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। भरहूत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था और इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कन्नव वंश की स्थापना की। कन्न वंश का अंतिम राजा सुशर्मा हुआ। इसके बाद आता है सातवाहन राजवंश। शिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन जो कि आंध्र वंश था, सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान, जो कि गोदावरी नदी के किनारे थी, वहां पे स्थापित की। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। अब प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे शिमुक, शातकर्णी, गौतमीपुत्र, शातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र, पुलुमावी और यज्ञश्री। ठीक है। शातकर्णी ने 2 अश्वमेध और 1 राजसूय यज्ञ किया। शातकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ किया। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल और गुणारण्य थे। हाल ने यानी गाथा सप्तशती और गुणारण्य ने बृहद कथा नामक पुस्तकों की रचना की थी। हाल ने गाथा सप्तशती और गुणारण्य ने बृहद कथा नामक पुस्तकों की रचना की। सातवाहन ने चांदी, तांबे, सीसा सर्वाधिक और पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगवाया जाता था। कहाँ से मंगवाया जाता था? रोम से मंगवाया जाता था। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने स्टार्ट किया था। भूमिदान का सर्वप्राचीन पुरालेखीय प्रमाण शताब्दी ईसा पूर्व के सातवाहनों के नाना घाट अभिलेख में मिलता है, जिसमें कि अश्वमेध यज्ञ में एक गांव देने का उल्लेख है। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहनों में हमें मातृतंत्रात्मक ढांचे का अभ्यास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी, जैसे कि गौतमीपुत्र, वासिष्ठीपुत्र आदि। लेकिन सातवाहन राजकुल पितृतंत्रात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का नाम गौलमिक को सौंपा।
गौलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था जिसमें कि 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां हैं कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण और अमरावती कला का विकास। सातकर्णी और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। एक नोट है, सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। इसके बाद आते हैं चेदी राजवंश पे। कलिंग में अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ। इसकी राजधानी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में से मिलती है। खारवेल इस वंश का एक प्रतापी राजा था। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था और उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण करवाया था। तो इसके बाद आते हैं ब्राह्मण साम्राज्य के बाद अब हम अगले चैप्टर पे आएंगे, भारत के यवन राज्य। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम है हिंदू यूनानी, उसके बाद शक, पहलव, फिर कुषाण। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी और मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटिओकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाया रखा। एंटिओकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हुए। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया था। बैक्ट्रिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने शासन किया था। किन किन राजाओं ने? डियोडोटस द्वितीय, यूथिडेमस, डेमेट्रियस, मिनांडर, यूक्रेटाइड्स, एंटीआलकिड्स और हर्मिक्स। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासन डेमेट्रियस ने किया था। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसने शाकल को अपनी राजधानी बनाई और इसे ही हिंदू यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहा गया। हिंदू यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर 165 से 145 ईसा पूर्व था। तो हिंदू यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात था मिनांडर हुआ। इसकी राजधानी शाकल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था जो कि आधुनिक सियालकोट है। मिनांडर ने नागसेन यानी नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। मिनांडर के प्रश्न और नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है जिसका नाम मिलिंद पन्हो यानी मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद्र प्रश्न है। हिंदू यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए गए सिक्के के बारे में निश्चित रूप से कहा जाता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई जिसे कि हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलेनिस्टिक आर्ट। भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। गंधार कला एक नोट है, यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान किया। चूंकि पर्दा यूनानियों की देन था इसलिए वो यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किस नाम से? यवनिका। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। अब हम शक पढ़ेंगे। यूनानियों के बाद शक आए। शकों की 5 शाखाएं थीं और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। पहली शाखा में अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब जिसकी राजधानी तक्षशिला, तीसरी शाखा ने मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत और 5वीं शाखा ने ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। प्रथम शक राजा मोह था। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए। 58 ईसा पूर्व यानी 58 में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंची गई है। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था।
गुप्त सम्राट में चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से ये शाखा काफी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन 130 से 150 2 साल गुजरात था और गुजरात के बड़े भाग पर था। रुद्रदामन प्रथम का शासन गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने काठियावाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शन झील, जो कि मौर्यों द्वारा निर्मित थी, वहां का जीर्णोद्धार किया। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख, यानी जिसको कि गिरनाल अभिलेख कहते हैं, जारी किया। इसके पहले के सभी अभिलेख जो थे वो प्राकृत भाषा में रचित थे। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। क्या कहते थे? क्षत्रप कहते थे। तो आगे हम बात करते हैं पार्थियाई या पल्लव। पश्चिमोत्तर भारत में शकों की आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा गोंडोफर्नेस था। इसी के शासनकाल में सेंट टॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। एक नोट है पार्थियाई के बारे में कि पार्थियाई लोगों का मूल स्थान कहाँ पे था? ईरान था। इसके बाद आते हैं हम कुषाण वंश पे। तो अब हम बात करेंगे कुषाण के बारे में। पल्लव के बाद कुषाण आए थे, जो कि यूची और तोखरी वे कहलाते हैं। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया था। उन्हीं में एक कुल के थे कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडविसेस था और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इनकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी पे गद्दी पर बैठने के समय में एक संवत चलाया था, जो कि शक संवत कहलाया। कब? 78 ईस्वी में, जब वो गद्दी पर बैठना था उसको। तो कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया, जो कि शक संवत कहलाता है, जिसे कि भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति जो था, उसमें कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में, जो कि कश्मीर में है, कुंडलवन में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। बौद्ध धर्म की जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी वो कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। एक नोट है, चीनी जनरल पेन चौवा ने कनिष्क को हराया था। किसने? चीनी जनरल पेन चौवा ने। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। एक नोट है, कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे। किसने किए थे? कुषाणों ने किए थे। कुषाणों ने उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए थे। कनिष्क का राजवैद आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की। महाविभाष सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। महाविभाष सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित की रचना की। किसने? कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने। वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संरक्षक भी कनिष्क के दरबार की विभूति थे। भारत की आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, इसमें नागार्जुन के सापेक्षता का सिद्धांत दिया हुआ है। माध्यमिक सूत्र में कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई थी। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव था। एक नोट है, कुषाण राजा देवदूत कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। ये उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली थी। गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। गंधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने कराया था।
एक इम्पॉर्टेंट नोट है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। कहाँ पे? चीन में हुआ था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ था। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, और इसमें अब हम पढ़ेंगे संगम युग को। ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। संगम शब्द का अर्थ होता है परिषद या फिर अथवा गोष्ठी, जिनमें तमिल कवि और विद्वान एकत्र होते थे। प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता था और इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद ही किसी भी रचना का प्रकाशन संभव था। परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए। इनमें संकलित साहित्य को ही संगम साहित्य की संज्ञा प्रदान की गई। उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया जाता है, पथुपातु, इथुथोके और पादिनेन किलकनकु। तिरुवल्लुर कृत कुराल तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है। तिरुवल्लुवर कृत कुराल तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है। इसके विषय त्रिवर्ग आचार शास्त्र, राजनीति, आर्थिक जीवन और प्रणय से संबंधित है। आगे एक चार्ट है जिसमें कि स्थान, अध्यक्ष और संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। प्रथम संगम 4440 वर्ष पूर्व हुआ था, मथुरा में समुद्र में विलीन। अध्यक्ष थे अगस्त्य। संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ है अकटियम, परिपदाल, मदुनारय, मुदुकुरुकु और कालारी आविरय। कोई भी इनमें उपलब्ध नहीं है। दूसरा संगम 3700 वर्ष पूर्व हुआ था। कहाँ पे? कपाटपुरम में, अलेवाई। अध्यक्ष अगस्त्य। संकलित महत्वपूर्ण तथ्य है तोल्काप्पियम, जो कि तमिल व्याकरण, और रचनाकार तोल्काप्पियर है। तीसरा संगम 1850 वर्ष में हुआ था मदुरा में, सॉरी ये मदुरा है, मथुरा नहीं, मदुरा। अध्यक्ष थे नक्किरर और संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ है उस टाइम नेंदु थोके, कुरुनथोके, नत्रिनई, एनकुरुभुरु, परिपादल, कुथु, वरी, पेरिसय और सित्रिसय आदि। एक नोट है कवियों और विद्वानों की, इसको आप चाहें तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नेम है जिसको एक बार में याद नहीं हो सकता है, तो उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। एक इम्पॉर्टेंट नोट है कवियों और विद्वानों की परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं सदी के प्रारंभ में शैव संत नायनार तिरुनाबुक रशु यानी अप्पार ने किया था। इलांगोकृत शिल्पाधिकारम यानी पायलो का गीत एक उत्कृष्ट रचना है जो कि तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है। इसमें 30 सर्ग है जिन्हें कि 3 खंडों में लिपिबद्ध किया गया है। ये बौद्ध रुझान वाला महाकाव्य है। इसमें कावेरीपट्टनम के कोवलन, उसकी पत्नी कन्नगी और नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। मदुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी शीतलय सत्तानार ने मणिमय कलय की रचना की थी। इसमें 30 सर्गों की अतिरिक्त एक प्रस्तावना भी है। इसमें जैन प्रभाव है। इसमें राजकुमारी उदय कुमारन और मणिमय कलय जो कि कोवलन और नर्तकी माधवी की पुत्री है की प्रेम कहानी है। इस ग्रंथ की कहानी दार्शनिक और शास्त्रार्थ संबंधी बातों के लिए बनाई गई है। इसका महत्व मुख्यतः धार्मिक है। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार ये बौद्ध लेखक दिडनाथ 5वीं शती की कीर्ति है। न्याय प्रवेश पर आधारित है। जीवक चिंतामणि संगम काल के बहुत बाद की रचना है। इसकी रचना का श्रेय जैन भिक्षु तिरुत्तक देवर को दिया जाता है। कहा जाता है कि तिरुवक देवर पहले चोल राजकुमार था जो कि बाद में जैन भिक्षु बन गया था। तोल्काप्पियम तमिल व्याकरण है। 5वीं सदी के बाद बहुत सी प्रसिद्ध तमिल रचनाएं नैतिक और दार्शनिक उद्देश्यों में लिखी गई। इनमें तिरुवल्लुवार की तिरुकुरल सबसे प्रसिद्ध है।
एक नोट है, रामकथा के अनेक तमिल संस्करण हैं जिनमें सबसे प्रसिद्ध कंबन की इरामावतारम है। इरामावतारम। संगम साहित्य के काव्य को दो भागों में, दो श्रेणियों में बांटा गया है। वो श्रेणी है अकम और पुरम। अकम काव्यों का मूल विषय प्रेम प्रसंग है, जबकि पुरम काव्यों का विषय युद्ध है। संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेशों के 3 राज्यों चोल, चेर और पांड्य का विवरण प्राप्त होता है। उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर और दक्षिण पूर्व में पांडव राज्य स्थित था। संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राज्य था। ये पेन्नार और दक्षिणी वेल्लारू नदियों के बीच स्थित था। इसका सबसे प्रतापी राजा करिकाल था। करिकाल ब्राह्मण मतानुयायी था और इसे ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया। पुहार पत्तन का निर्माण इसी के समय में हुआ था। इसने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनवाए और सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया। पेरूना नुन्नू पादे में करिकाल को संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है। संगम युग का दूसरा राज्य चेरों का था, जो कि आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था। इस राज्य के कुछ प्रमुख राजा थे उदयजिरल लगभग 130 ईस्वी में, नेंदुजिरल आदन 155 ईस्वी में और सेन गुट्टुवन 180 में। सेन गुट्टुवन ने अधिराज की उपाधि ग्रहण की। इसने पतिनी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया। संगम युग का तीसरा राज्य पांड्यों का था, जो कि कावेरी के दक्षिण में स्थित था। इसकी राजधानी मदुरा में थी। पांड्य राजाओं में नेंडुजेलियन लगभग 210 ईस्वी सबसे शक्तिशाली था। संगम युग में मंत्रियों को अमाइचान या अमाइचार कहा जाता था। राजधानी में एक राजसभा होती थी जिसे कि नालवय कहा जाता था। ये राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। राजा देश का प्रधान न्यायाधीश था और सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई की अंतिम अदालत होता था। राजा के न्यायालय को मनरम कहा जाता था। चोरी और व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। झूठी गवाही देने पर जीभ काट ली जाती थी। भूमिकर नकद और अनाज दोनों रूप में अदा किया जाता था। भूमिकर नगद या फिर अनाज दोनों ही रूप में जमा किया जाता था। तो ये उपज का छठा भाग होता था, लेकिन कभी कभी इसे बढ़ाया जाता था। व्यापारियों से सीमा शुल्क और चुंगी वसूल की जाती थी। सेना चतुरंगिणी होती थी, जिसमें अश्व, गज, रथ और पैदल सिपाही सम्मिलित थे। नागड़ा और शंख बजा करके सैनिकों को बुलाया जाता था। युद्ध भूमि में वीर गति पाने वाले सैनिकों के सम्मान में पत्थर की मूर्ति बनवाई जाने की प्रथा थी। राजा अपने आवास की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। संगम काल में समय का पता लगाने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ, जो समय का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था। इसकी हत्या सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। संगमकालीन ब्राह्मण मांस भक्षण करते थे और सूरा पीते थे। ब्राह्मणों के बाद संगम युगीन समाज में वेलार्ग वर्ग का स्थान था। इसका मुख्य पेशा कृषि कर्म था। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहा गया है। व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहा गया है। तो संगमकालीन कुछ अन्य वर्ग हैं। पुलायन, यानी ये पुलायन थे दस्तकारों का एक वर्ग, जो कि रस्सी और पशु चर्म की हत्या से चारपाई और चटाई बनाने का कार्य करते थे। एनियर वर्ग शिकारियों की एक जाति थी। मलवर वर्ग लूटपाट करने वाली जाति थी। संगम साहित्य में दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है। तोल्कापियम नामक तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। इसमें हिंदू धर्मशास्त्रों में वर्णित विवाह के 8 प्रकारों थे। कौन कौन से? ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाक। इसका उल्लेख मिलता है 8 प्रकार का। प्रणय विवाह की मान्यता दी गई थी, जिसे कि पंचतिड़य कहा गया। एक पक्षीय प्रणय को कैकिड़य और अनुचित प्रणय को पेरुदिनय कहा गया। संगम काल में चावल मुख्य खाद्यान्न था। इसे दूध में मिलाकर के सांभर नामक खाद्यान्न तैयार किया जाता था। नर्तकियों और गायकों के दल घूम घूम कर
लोगों का मनोरंजन किया करते थे। संगम साहित्य में इन्हें पाडर व विडेलियर कहा गया। तमिल साहित्य में मच्चेलियर और ओवैयर जैसी कवियत्रियों की चर्चा हुई है, कवियत्रियों की भी चर्चा है, जिससे स्पष्ट है कि इस काल की स्त्रियां सुशिक्षित होती थी। संगम काल के लोग कौवे को शुभ पक्षी मानते थे, जो कि अतिथियों के आगमन की सूचना देते थे। कौवे नाविकों को सही दिशा का भी बोध कराते थे। इस कारण सागर के मध्य चलने वाले जहाज़ों के साथ उन्हें ले जाया जाता था। संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। इन्हें वीरगल अथवा वीर प्रशस्त कहा जाता था। इनकी पूजा भी होती थी। प्रायः युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में खड़े किए जाते थे। संगम काल में किसानों को वेलार और उनके प्रमुखों को वेलीर कहा जाता था। संगम साहित्य से पता चलता है कि समाज के निम्न वर्ग की महिलाएं ही मुख्यतः खेती का कार्य करती थी। इन्हें कड़ैसीवर कहा गया। संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उनका सुविकसित वस्त्रोद्योग था। पांड्य राज्य में कोकई, शालियूर एवं चेर राज्य में बंदर प्रमुख बंदरगाह था। कोकई मोती खोजने का प्रमुख पत्तन था। कोरोमंडल समुद्र तट पर पुदुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित अरिकमेडु चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था। इस बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार होता था। 1945 में हुई यहाँ की खुदाई से एक विशाल रोमन बस्ती का पता चला। यहाँ मनकों के निर्माण का कारखाना भी था। पेरिप्लस में अरिकमेडु को पेडोक कहा गया है। एक नोट है, संगम काल में ही मिस्र के एक नाविक हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाजों से सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि खोजी थी। तमिल देश का प्राचीन देवता मुरुगन था। कालांतर में उसका नाम सुब्रमण्यम हो गया और स्कंद कार्तिकेय के साथ उसका तादात्म्य स्थापित कर दिया गया। हिंदू धर्म में स्कंद कार्तिकेय को शिव पार्वती का पुत्र माना गया है। स्कंद का एक नाम कुमार भी है और तमिल भाषा में मुरुगन शब्द का यही अर्थ होता है। मुरुगन का प्रतीक मुर्गा माना जाता है और उसके विषय में ये मान्यता थी कि उसे पर्वत पर क्रीड़ा करना अत्यधिक प्रिय है। उसका अस्त्र बर्छा था। कुवरस नामक एक पर्वतीय जनजातीय की स्त्री को मुरुगन की पत्नियों में माना गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में अब हम गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो